नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग केबीएस पीआरटी के लिए हम लोग इंग्लिश में टेंस पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और इसको पहचानने की ट्रिक देखेंगे। वो ट्रिक अगर आप जान जाएंगे तो जब भी कोई सेंटेंस, जैसे ही आप किसी सेंटेंस को देखेंगे आप तुरंत बता देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमने कल वाले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट मतलब टेंस का बेसिक बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के क्या क्या कार्य हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के हमने देखा था मूलतः 4 कार्य हैं। कौन कौन सा? तो पहला, टेंस को वो पहचानने का काम करता है। दूसरा, वो सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट कराता है। तीसरा, निगेटिव सेंटेंस बनाता है। और चौथा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का कार्य करता है। उसके बाद से हमने मॉडल्स देखा था। तो मॉडल्स में क्या क्या होते हैं? मॉडल्स में कैन, कुड, सैन, शुड, ये सब क्या है? मे, माइट, ये सब क्या है? ये सब मॉडल्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से जो सेंटेंस बनते हैं उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। इतनी चीजों को हमने पढ़ा था। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि डू यू लाइक इंग्लिश, तो अगर आप इंग्लिश को पसंद करते हैं, या मैं कह दूं डू यू लाइक मी, तो अगर आप इंग्लिश को पसंद करते हैं यानी अंग्रेजी सब्जेक्ट आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो आप बोलेंगे यस। या आप मुझे पसंद करते हैं तो आप कहेंगे कि यस मैं आई लाइक यू, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक यू, यानी कि नो। यानी इसका आंसर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से जो सेंटेंस बनते हैं उसका आंसर आप हमेशा कैसे देते हैं? यस या नो के फॉर्म में देते हैं। जैसे कि मैं कहूं कैन आई हेल्प यू, ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो अगर आपको मदद चाहिए होगा तो आप बोलेंगे यस, नहीं चाहिए होगा तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से जो सेंटेंस बनते हैं वो हमेशा यस या नो के फॉर्म में उसका आंसर आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसको पहचानने की ट्रिक। लेकिन हमारा क्या है, हम लोग पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद से एडवांस में जाते हैं। तो अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए, तो आप पढ़े होंगे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हालांकि वो चीजें तो है ही हैं। जनरली क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अब क्या, आप तो बच्चे नहीं रहे, अब आप उससे आगे चले गए हैं, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने की ट्रिक भी जानना होगा कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पॉजिटिव, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि कर्ता आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके साथ यस या यस लगा रहेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस के लिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? तो पहले कर्ता आएगा यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ डू या डज का प्रयोग होगा, ठीक, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमें यह देखना है कि डू का प्रयोग कहां होता है और डज का प्रयोग कहां होता है। तो डू किसके लिए प्रयोग होता है? प्लूरल के लिए डू का प्रयोग होता है, यानी कि बहुवचन के लिए डू का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं आई, वी, यू, ठीक, और दे। आई, यू, वी और दे के लिए क्या होता है? डू का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन इसी डू में अगर यस हम जोड़ दें तो इस डज का प्रयोग कहां होता है? तो डज का प्रयोग सिंगुलर वर्ड के लिए होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मैं कहूं रीता, ठीक है, रीता, सीता, गीता, किसी व्यक्ति सीता, राम, ठीक, इन सभी के लिए क्या होगा? डज का प्रयोग होगा। रीता, सीता, राम के लिए। उसी तरीके से मैं कहूं ही, सी, ही और सी के लिए भी क्या होगा? डज का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सभी सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग, प्लूरल के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमने जान लिया कि भाई डू या डज का प्रयोग कहां होता है, अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो अब हम लोग चलेंगे इंडेफिनिट टेंस को पहचानने की ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? अगर कहीं किसी सेंटेंस में इरेगुलर एक्शन हो, इरेगुलर एक्शन मतलब कि क्या है कि अनियमित एक्शन, यानी कि लगातार ना होके बीच बीच में वो एक्शन चलता हो, तो वो क्या होता है? इरेगुलर एक्शन। कोई हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, हैबिट वाला एक्शन हो, जैसे कि मैं डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूं, ये क्या है? मैं डेली मतलब मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूं, ठीक।
ठीक है। तो ये हैबिट वाला, मैं डेली खाना खाता हूं, मैं शराब पीता हूं, ये क्या आदत वाला एक्शन है। आदत क्या होता है, आदत अच्छी भी होती है, आदत बुरी होती है। अगर आप लोग को कई लोग या ये बताते हैं कि बैड एक्शन के लिए कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों। जरूरी नहीं कि बैड एक्शन के लिए कॉन्टिन्यूअस शब्द का प्रयोग ही होता है। जैसे मैं कहूं आपसे कि मैं सिगरेट पीता हूं, तो क्या ये इसको आप कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे कि आई एम स्मोकिंग? नहीं, आई स्मोक्स, ठीक है। क्या होगा इसका? आई स्मोक्स होगा। तो ये जरूरी नहीं कि बैड हैबिट के लिए कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग होगा। उसी तरीके से डेली रूटीन वाला एक्शन, यानी कि आप डेली पढ़ाई करते हैं, मैं डेली नहाता हूं, मैं डेली सुबह जल्दी उठता हूं, ये क्या है? ये डेली रूटीन वाला एक्शन है। तो डेली रूटीन वाले एक्शन के लिए भी हम क्या प्रयोग करेंगे? इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्य जो हम डेली तो नहीं करते लेकिन अल्टरनेट डे पे करते हैं। जैसे यहां पे करेंगे, यहां पे करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे, तो ये हो गया रिपीटेड एक्शन। यानी रिपीटेड एक्शन के लिए भी इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ की पॉइंट है। अगर ये की पॉइंट आपको किसी सेंटेंस में दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या होगा, ये इंडेफिनिट टेंस ही होगा। जैसे डेली, अगर किसी सेंटेंस में डेली आ जाए, डेली का मतलब क्या था? रोजाना। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, हार्डली ऑफन, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, समटाइम्स, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली और एवरी, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में दिख रहा है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी आवर या व्हेनेवर, ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में दिख रहा है तो क्या होगा? वो इंडेफिनिट टेंस ही होगा। और इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगा के बनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसे वर्ड, अगर किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड का प्रयोग हो रहा है तो वह इंडेफिनिट ही होगा, लेकिन सामान्यतः वह इंडेफिनिट ही होता है। जैसे अब देखिए, इसका मीनिंग आप लोग सोचेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो डेली का मीनिंग होता है रोजाना, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, स्कार्सली का मतलब होता है शायद ही, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। ये सभी आपको नोट कर लेना है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखिए दोस्तों, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंग्लिश, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। इसके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। समटाइम्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी। रेगुलरली का मतलब होता है कि रोजाना। यूजुअली मतलब होता है सामान्यतः, ठीक है, आमतौर पर। और जनरली का मतलब होता है सामान्यतः। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ, प्रत्येक साल, प्रत्येक घंटे। और व्हेन एवर का मतलब होता है जब भी, ठीक है। व्हेन एवर का मतलब क्या होता है? व्हेन एवर की मीनिंग होती है जब भी। तो ऐसे शब्द जब भी आपको किसी सेंटेंस में दिखेंगे तो आप क्या करेंगे? आप बता देंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। आगे भी कुछ नियम है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए, दो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल। इसको आपको देख के बताना है कि इसमें कौन सा इंडेफिनिट है और कौन सा हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो देखिए, यहां पे है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल है आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अभी मैंने बताया कि जिस सेंटेंस में डेली यूज होगा, डेली वर्ड आ जाए, वो क्या होगा? वो इंडेफिनिट होगा। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्या प्रयोग होगा? गॉट अप। तो क्या ये गॉट अप सही है? ऐसे ही क्वेश्चन देखा, यहां पे डेली लगा देगा, लेकिन यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देगा और आपसे पूछेगा कि एरर फाइंड कीजिए। तो यहां पे जो डेली लग गया है, तो अब हम पहचान गए कि ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंडेफिनिट होगा। और इंडेफिनिट के लिए हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगता है, ठीक है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, लेकिन यहां पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है, यानी कि यहां पे गॉट अप नहीं होके यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे हो जाएगा गेट अप, ठीक है। यानी कि गॉट की जगह पे गेट लगा। लेकिन क्या इस गेट के आगे यस, गेट के बाद यस या यस लगेगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि वह इंडेफिनिट में वर्ब के बाद एस या यस लगता है, तो यहां पे गेट्स क्यों नहीं होगा? फिर सिर्फ गेट ही क्यों होगा? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सामान्यतः जो कार्य होता है, जैसे कि सोना, उठना, जगना, ये क्या है? इस कार्य को करने में हमें कोई मेहनत नहीं लगता। आप सोने के बाद आप सो रहे हैं और आज जग गए, क्या इसमें आपने कोई मेहनत किया? ये क्या है? ये सामान्यतः कार्य है, और सामान्यतः कार्य के लिए
एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे गेट्स नहीं होगा। आपसे कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे एस भी लगा देगा, तो आप गेट की जगह पे एस, गेट के बाद एस नहीं लगेगा, सिर्फ क्या होगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, यानी कि मैं रोजाना सुबह जल्दी उठता हूं। अब आते हैं पहले वाले पे। पहले वाले पे क्वेश्चन क्या है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे डेली नहीं लगा है, तो जब डेली नहीं लगा है तो ये जरूरी नहीं है कि ये बंदा डेली रोज क्या करता है, रोज सुबह जल्दी उठता है। हो सकता है कि कभी कभार वो जल्दी उठता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं रोज सुबह उठता हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये सुबह ही रोज उठता है। हो सकता है कभी कभार ये जल्दी उठ जाता है, जैसे इसको कहीं जाना होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये वन टाइम एक्शन को डिनोट कर रहा है, वन टाइम एक्शन को डिनोट कर रहा है। और वन टाइम एक्शन को डिनोट करने वाले सेंटेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो यहाँ पे गेट अप लगा हुआ है, गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पास्ट में बदलने के लिए क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे गेट ना होके क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गेट न लग के गॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेट ना होके गॉट लग जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपसे एग्जाम में केबीएस बहुत भारी भारी क्वेश्चन आपसे नहीं देगा, लेकिन इसी तरीके से मिस्टेक आपसे करवाएगा। इसलिए अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप चीजों को समझ जाएंगे। यानी कि आपको नोट लिख, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको लिखना है कि अगर वन टाइम एक्शन, अगर किसी सेंटेंस में वन टाइम एक्शन को डिनोट करता है तो उसके लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। जैसे कि पहला एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये डेली नहीं उठता है, उठता तो है, उठता आज इसने उठ गया, हो सकता है कि ये बहुत दिनों बाद आज उठा है, लेकिन अगर डेली लग जाएगा तो डेली क्या हो जाएगा, डेली लगते ही क्या हो जाएगा, ये इंडेफिनिट टेंस। अगर इसी सेंटेंस में अगर हम डेली लगा दिए होते तो ये सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन डेली नहीं लगा है तो ये क्या है, वन टाइम एक्शन को दिखा रहा है। और वन टाइम एक्शन के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, यानी गेट की जगह पे क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। और यहाँ पे डेली लग गया है तो गॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने यस क्यों नहीं लगा, यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि उठना जागना सोना इसके लिए आप कोई मेहनत नहीं करते, ये कार्य जो होता है सामान्यतः कार्य होता है, और सामान्यतः कार्य के लिए हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। उसी तरीके से हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि व्हेन आई वाज इन आगरा, जब मैं आगरा में था, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी जब मैं आगरा में था मैं सुबह जल्दी उठता था। तो ये क्या कह रहा है, जब मैं आगरा में था का मतलब क्या है, पास्ट टेंस, वाज लग गया इसमें, तो वाज किसके लिए लगता है, पास्ट टेंस से, यानी ये पास्ट टेंस के डेली एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। ये पास्ट टेंस के डेली एक्शन को दिखा रहा है। तो आप नोट करके लिखेंगे कि पास्ट टेंस के डेली एक्शन को दिखाने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस के डेली एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन आई वाज इन आगरा, जब मैं आगरा में था, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी जब मैं आगरा में था मैं जल्दी सुबह उठता था। तो ये क्या है, ये पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, और पास्ट टेंस के डेली एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। आखिर ये यूज्ड टू अब लगेगा कहां, ये हमें देखना है। तो व्हेन आई वाज इन आगरा, ये तो सही है, ठीक है। आई गेट अप, तो आई, ये जो गेट अप है ना, इस यहीं पे हमें लगेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, हम आई के बाद यूज टू लगाएंगे, ठीक है। यहां पे यानी कि आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि आई के बाद यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। यानी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट को भी यहां पे पढ़ ले रहे हैं, और इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है इधर से ही। क्वेश्चन ज्यादातर आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही जोड़ के दे देगा, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन इसीलिए होता है। इसलिए मैं इंडेफिनिट के साथ साथ भी पास्ट टेंस पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डेली एक्शन को, पास्ट के डेली एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसको आपको नोट कर लेना। अगर आप नोट कर लेंगे तो आप कभी भी यहां पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, इस सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन आई वाज इन आगरा, जब मैं आगरा में था, आई यूज्ड टू गेट अप इन द, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे यूज्ड टू नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाता,
गलत हो जाता। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपसे केबीएस में पूछा गया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि वेन एवर आई गो टू मुंबई, जब कभी भी मैं मुंबई जाता हूं, आई स्टेड इन 5 स्टार होटल। यानी अब इसमें क्या लगा है, वेन एवर। अभी मैंने बताया कि जब भी वेन एवर का यूज होगा वो क्या होगा, वो इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो क्या कह रहा है, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, वेन एवर आई गो टू मुंबई, यानी कि जब भी मैं मुंबई गया, ठीक है, जब भी मैं मुंबई जाता हूं 5 सितारा होटल में रहता हूं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए, यहां पे स्टेड लगा है। स्टेड का मतलब क्या हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है और वेन एवर का यूज हो गया। तो यहां पे क्या होना चाहिए, स्टेड पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ना होकर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये रिपीटेड एक्शन है भाई। जब भी मैं मुंबई जाता हूं, मतलब जब भी मुझे मुंबई जाने का, यानी आप मुंबई कई बार गए हैं तो ये क्या है, रिपीटेड एक्शन है, यानी कई बार मुंबई जाना। जैसे मैं कहूं कि मैं बार बार इलाहाबाद जाता हूं, तो बार बार इलाहाबाद जाने का मतलब क्या होगा, रिपीटेड एक्शन है। और रिपीटेड एक्शन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाते हैं। या अगर रिपीटेड एक्शन नहीं पहचान पा रहे हैं तो यहां पे क्या लगा हुआ है, वेन एवर का मतलब क्या हो गया, जब भी मैं मुंबई जाता हूं, आई स्टेड इन 5 स्टार होटल। तो यहां पे स्टेड क्या है, गलत है। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे प्रयोग होगा स्टेज। ठीक, स्टेड की जगह पे क्या प्रयोग होगा, तो यहां पे स्टेड गलत है, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे और इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे स्टे। ठीक है, आई स्टे इन 5 स्टार होटल, यानी अब करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, वेन एवर आई गो टू मुंबई आई स्टे इन 5 स्टार होटल्स। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे लगेगा। अब देखिए यहां पे यस 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 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई का प्रयोग होगा। अभी मैंने बताया कि आई क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल के लिए वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आई का प्रयोग, यस या यस का प्रयोग ना होके सिर्फ स्टे का प्रयोग होगा। अगर यहां पे एस लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक एक चीजों को मैं बता रहा हूं कि आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, इसलिए ध्यान से चीजों को समझिए। एक बार अच्छे से समझ लेंगे, कभी जिंदगी में आपसे इंडेफिनिट टेंस गलत नहीं होगा। उसी तरीके से देखिए पांचवा एग्जाम्पल कह रहा है, व्हेन आई वेंट टू मुंबई आई स्टेड इन 5 स्टार होटल। अब ये क्या है, वेंट लग गया, गो वेंट गॉन क्या होता है, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म क्या बनता है, वेंट बनता है, और गॉन लग जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां होता है, पास्ट टेंस में होता है। तब देखिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में आपको साथ साथ में करा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो यहां पे क्या है, व्हेन आई वेंट टू मुंबई, यानी कि जब भी मैं मुंबई गया, आई स्टेड इन 5 स्टार होटल। ठीक है, तो मैं 5 सितारा होटल में रहा। ये क्या कह रहा है, ये पास्ट के हैबिट को दिखा रहा है। ठीक है, घूमना फिरना क्या होता है, हैबिट का काम होता है ना, हैबिट। तो आप जैसे आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा था कि आपकी हैबिट क्या है, तो आप बताते हैं कि सर मुझे घूमना बहुत पसंद है, सर मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, सर मुझे खाना पसंद बहुत है। तो ये सब क्या है, ये हैबिट है। तो जब भी मैं मुंबई गया, वेंट लग गया, तो जब भी मैं मुंबई गया मैं 5 स्टार होटल में रहा। तो इसके लिए अभी मैंने बताया कि पास्ट के हैबिट को, पास्ट के एक्शन को दिखाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन आई वेंट टू मुंबई आई के बाद क्या लगेगा, आई यूज्ड टू स्टे, ये स्टेट गलत हो जाएगा। ठीक है, आई यूज्ड टू स्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, आई यूज्ड टू स्टे इन 5 स्टार होटल्स। अब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां पे वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को यूज्ड टू का प्रयोग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यूज्ड टू स्टे 5 स्टार होटल, यानी अब आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन आई वेंट टू मुंबई आई यूज्ड टू स्टे इन 5 स्टार होटल, यानी कि ये स्टेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये चीजें आपको समझना है। ठीक है, उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है कि माय वाइफ इज पेंटिंग फर्नीचर वेन एवर सी गेट्स टाइम। अब देखिए यहां पे भी क्या यूज हुआ है, तो वेन एवर। ये वेन एवर अगर लग गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सेंटेंस है
यह क्या होगा दोस्तों, यह इंडेफिनिट टेंस में होगा। और ये भी क्या दिखा रहा है, ये भी रिपीटेड एक्शन को दिखा रहा है कि इसका मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस का मतलब यह कि जब भी मेरी पत्नी को समय मिलता है वह फर्नीचर को पेंट करती है। ठीक है, फर्नीचर, कुछ लोग की आदत होती है बैठे बैठे दीवार खुरदने लगेंगे, बैठे बैठे नाखून ही कुतरने लगेंगे, ठीक है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये क्या है, इनकी आदत है, यानी रिपीटेड एक्शन है, यानी कि ये एक हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, तो माई वाइफ इज पेंटिंग फर्नीचर वेन एवर सी गेट्स टाइम। ठीक, यानी मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को जब भी समय मिलता है वह फर्नीचर पेंट करती है। तो देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पेंटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया गया है, यानी कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो कंटिन्यूअस के लिए हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस इंडेफिनिट है। क्यों है, क्योंकि एक तो ये रिपीटेड एक्शन को दिखा रहा है, उसके बाद से इसमें व्हेनेवर लगा हुआ है। तो यहाँ पे पेंटिंग ना होकर क्या होगा, माई वाइफ इज पेंट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंटिंग ना होकर क्या हो जाएगा, पेंट, PAINTS। अब देखिए यहाँ पे यस लग गया, यहाँ पे एस लग गया, क्यों, क्योंकि माई वाइफ, मेरी एक ही पत्नी है ना भाई, मेरी 20 पत्नी तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है जब भी मेरी शादी हुई कोई एक ही से होगा, तो वो क्या हो गया, माई वाइफ क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर मैं 2-4 शादियां कर लेता तो यहाँ पे माई वाइफ्स कर देता, ठीक है, लेकिन हम लोग की यहाँ शादी क्या होती है, एक ही होता है, और इसलिए हम क्या करेंगे, ये सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, पेंट लिखेंगे और पेंट के साथ एस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई वाइफ इज पेंट्स फर्नीचर वेन एवर सी गेट्स टाइम, सी गेट्स टाइम, यहाँ पे गॉट नहीं होगा, गेट्स होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लेंगे। ठीक, तो यानी मेरी पत्नी को जब भी समय मिलता है वह फर्नीचर को रंग देती है या पेंट कर देती है। ठीक, उसी तरीके से 7वां सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, माई वाइफ पेंटेड फर्नीचर वेन एवर सी गॉट टाइम। अब देखिए यहाँ पे गॉट लगा हुआ है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये क्या कह रहा है, ये पास्ट के एक्शन को डिनोट कर रहा है, और पास्ट के एक्शन को डिनोट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, यूज्ड टू का प्रयोग किया जाएगा। तो माई वाइफ क्या हो जाएगा, माई वाइफ यूज्ड टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये अगर हम यूज्ड टू का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे, यानी कि माई वाइफ यूज्ड टू, अब पेंटेड की जगह पे क्या हो जाएगा, यूज्ड टू पेंट हो जाएगा। ठीक है, PAINT। ठीक, यूज्ड टू पेंट फर्नीचर वेन एवर सी गॉट टाइम, यानी जब भी मेरी पत्नी को समय मिला उसने फर्नीचर को पेंट किया। तो ये हो गया हमारा पहचानने का ट्रिक। अब आपको, हमें लगता है कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के डेली एक्शन को, हैबिचुअल एक्शन को या रिपीटेड एक्शन को अगर आपको बनाना होगा सेंटेंस, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जोड़ के बनाते हैं। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट के अगर डेली एक्शन को या रिपीटेड एक्शन को या हैबिचुअल एक्शन को अगर आपको पास्ट टेंस के एक्शन को डिनोट करना है तो यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपको इन दोनों टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और इसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से फंस जाता है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यूज टू का प्रयोग कब करेंगे, किस सेंटेंस में करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस यस के लिए क्यों प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैंने दोनों सेंटेंस यानी दोनों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को साथ में ही करा दिया, ताकि अब आपको कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, हालांकि कुछ और भी रूल है, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य की बात आ जाए, ठीक, जनरल फैक्ट आ जाए यानी कि कोई सामान्य नियम आ जाए, परमानेंट फैक्ट, परमानेंट का मतलब क्या, अस्थायी फैक्ट जो होता है, फ्यूचर एक्शन प्लान कोई हो, या इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य। जैसे कि विस्मय सूचक वाक्य में क्या क्या प्रयोग होता है, जैसे हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, सजेशन करते हैं, एडवाइस देते हैं, प्रपोजल देते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि ये क्या होगा, ये सभी यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट, परमानेंट फैक्ट, फ्यूचर एक्शन वाले प्लान का फैक्ट, और उसके बाद से इंपरेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या होता है, ये भी हमेशा इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। लाइव कमेंट्री, जैसे आप क्रिकेट की लाइव कमेंट्री सुनते हैं, वो भी किस में होता है, वो भी इंडेफिनिट टेंस में ही होता है।
और विविध नैरेटिव, विविध नैरेटिव मतलब क्या होता है? विविध नैरेटिव का मतलब होता है आपका पास्ट के इवेंट को, जब कोई पास्ट के इवेंट को हम अपने सामने लाइव परफॉर्मेंस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विविध नैरेटिव बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे अगर किसी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है, परमानेंट फैक्ट है, फ्यूचर एक्शन प्लान है, इंपरेटिव सेंटेंस है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, लाइव कमेंट्री है या विविध नैरेटिव है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज करते हैं। जैसे जैसे हमारा पहला एग्जांपल है द सन राइज इन द ईस्ट। अब देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है, ये क्या है? ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई सूर्य जो है वह पूर्व की ओर या पूर्व में उगता है। ठीक है, पूर्व की ओर या पूर्व में उगता है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं है कि आज सूर्य पूर्व में उगा है कल पश्चिम में उगेगा, नहीं, ये हमेशा से ही पूर्व में उगता है और आगे भी पूर्व में ही उगेगा। यानी क्या है? ये एक सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, और सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य को हमेशा इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द सन, और यहाँ पे क्या है? राइज। तो अगर इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगता है? एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे राइज ना होगा राइजेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइज, यानी द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे यस लग जाएगा। तो यही छोटा छोटा मिस्टेक करेगा। एरर फाइंड करने के लिए आपको ऐसे खींच देगा, बीच में ऐसे खींच देगा, ऐसे खींच देगा, और यहाँ पे लिखेगा नो एरर। ठीक है, नो एरर, और ऐसे सेंटेंस बना देगा और कहेगा इसमें एरर फाइंड करिए। तो यहाँ पे एरर क्या है? यहाँ पे राइज के साथ एस नहीं लगा है, और ये कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल है कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी क्या है? परमानेंट फैक्ट है, यानी जो पृथ्वी है वह सन के चारों ओर यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें गड़बड़ी क्या है भाई? पृथ्वी तो एक ही है ना, तो अगर पृथ्वी में अर्थ में एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बहुत सारी पृथ्वी जगह है, यानी कि इसका बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एस की गड़बड़ी है। इस एस को हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे। क्यों लगाएंगे ऐसा? क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य होते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे एस लग जाएगा, ना कि अर्थ के बाद एस लगेगा। ये एस गलत है, यहाँ पे एस लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ रिवॉल्व लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के साथ एस भी यहाँ पे लगेगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए उसी तरीके से ये देखिए सोडियम रिएक्ट्स विथ एयर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ बाबा लोग होते हैं, वो मंत्र कहते हैं कि मैं मंत्र पढ़ के आग जला दूंगा, हवन की सामग्री जला देते हैं, लेकिन वो ऐसे करते हैं, हाथ बंद किए रहते हैं, उसमें अपनी मुट्ठी में क्या रखे थे? सोडियम रखे रहते हैं, और सोडियम को जैसे ही वो फेंकते हैं तो क्या होता है? सोडियम एयर के साथ रिएक्ट करके आग बन जाता है। ठीक है, तो बस ऐसा चुतिया बनाने के लिए हम लोग कहता है अरे बाबा जी बड़े ज्ञानी हैं, मंत्र से ही हवन जला दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो अपने हाथ में सोडियम लिखते हैं और जैसे ऐसा फेंकते हैं वो आग क्या आग लग जाता है, क्योंकि सोडियम जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है। तो ये क्या हो गया? सोडियम रिएक्ट्स विथ एयर। ये कौन सा वाक्य है? तो ये आपका जो वाक्य है सोडियम रिएक्ट्स एयर, ये क्या है? एक जनरल फैक्ट है, और जनरल फैक्ट भी क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसीलिए यहां पे यस लगाया गया है, रिएक्ट्स के साथ एस लगाया गया। अगर ये जनरल फैक्ट, अगर ये इंडेफिनिट ना होता तो यहां पे सिर्फ रिएक्ट लिखा होता, तो ये भी आपका सही है। उसी तरीके से हमारा अगला है अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। ये क्या है? ये एक कहावत है, जैसे नाच न आगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ी क्या है? यहाँ पे हमने कारपेंटर की इंग्लिश ही गड़बड़ कर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे देगा, आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको एरर फाइंड करना पड़ेगा कि भाई ये इसमें गलती क्या है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कारपेंटर की स्पेलिंग ही गलत है। कारपेंटर की स्पेलिंग क्या होता है? तो कारपेंटर की सही स्पेलिंग होता है CAR, ठीक, CARPENTER। ठीक है, तो अ बैड कारपेंटर ऑलवेज
क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। अब देखिए यूनियन इज स्ट्रेंथ, कहते हैं ना यूनियन एकता में ही शक्ति है, तो यूनियन क्या हो गया, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो ये भी क्या हो गया, ये आपका कौन सा फैक्ट हो गया, तो ये हो गया आपका परमानेंट फैक्ट। मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ ये भी क्या हो गया, ये आपका जनरल फैक्ट हो गया, यानी एकता में ही शक्ति होती है, आपने कई बार सुना है। अब देखिए यहां पे यूनियन क्या है, यूनियन के साथ एस या एस लगेगा नहीं, क्योंकि यूनियन में एक से दो से ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं लगेगा, यानी कि ये सेंटेंस सही है। उसी तरीके से हमारा अगला है अ स्क्वायर हैज फोर साइड्स, यानी वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, ठीक है, और चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये क्या है, ये परमानेंट फैक्ट है। अब मैं से कहूं दो में दो जोड़ के चार होता है, ये भी क्या एक परमानेंट फैक्ट है। उसी तरीके से द स्क्वायर हैज फोर साइड्स, देखिए यहां पे हैज का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये तो इंडेफिनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे हैज का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोस्तों ये इंडेफिनिट ही है। अगर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता तब ये प्रेजेंट परफेक्ट होता, हैज लगा है सिर्फ, तो ये इंडेफिनिट ही है। और क्यों है, क्योंकि ये परमानेंट फैक्ट है। तो परमानेंट फैक्ट क्या होता है, ऑलवेज हमेशा क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, चाहे पे है जाए चाहे जो भी है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये भी क्या है, इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला एग्जांपल है, देखिए हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से इंडेफिनिट टेंस आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक। अब देखिए द एरिया ऑफ इक्विलेटेड ट्रायंगल इज √3/4 a की पावर क्यूब, यानी कि इक्विलेटेड ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू a क्यूब होता है। इसमें गड़बड़ी क्या है, इसमें ये भी क्या है, एक परमानेंट फैक्ट है, और परमानेंट फैक्ट हमेशा किस में होता है, तो परमानेंट फैक्ट हमेशा किस में होता है दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन यहां पे क्या है, इक्विलेटेड है, इक्विलेटेड गलत है, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। क्या होगा दोस्तों, इक्विलेटरल होगा, यानी EQUE, ठीक, LATERAL, यानी कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू a का क्यूब, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। आपसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे टेंस का ही एरर पूछे, आपसे सेंटेंस मतलब किसी वर्ड का भी एरर पूछ सकता है, इसीलिए इंग्लिश थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो चीजों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पहचानते हैं। अब देखिए, अब ये है पेपर की हेडलाइन, और पेपर की हेडलाइन जैसे कह रहा है क्या, पीएम मोदी लीव फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ। तो जितना भी जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है उसको, या फ्यूचर प्लान एक्शन, ये क्या है, एक फ्यूचर प्लान एक्शन है, यानी कि पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, पीएम मोदी अगले महीने न्यूयॉर्क जाएंगे। तो ये क्या है, एक फ्यूचर प्लान एक्शन है, यानी कि ये जो है इसको फ्यूचर में प्लान किया गया, यानी आज ये डिसाइड हुआ है कि अगले महीने यानी जनवरी में, अभी दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी में पीएम मोदी कहां जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे। तो फ्यूचर प्लान एक्शन को एक नोट करके आप लोग लिख लेंगे कि फ्यूचर प्लान एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, जो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है जो कि पहले से अभी हुआ नहीं है, आगे वो होगा कार्य, उसको हम इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, और उसको हम लोग फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। जैसे पीएम मोदी लिव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, यानी कि पीएम मोदी अगले महीने न्यूयॉर्क जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से पीएम मोदी लिविंग फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, ये भी सही है, ठीक। उसी तरीके से मैं कहूं पीएम मोदी विल लीव फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, ये भी सही है। यानी कि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन को हम क्या कह सकते हैं, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। चीजों को समझ जाइए। जैसे मैं कहूं कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो इस कल मैं दिल्ली जा रहा हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई विल गोइंग दिल्ली टुमारो, ठीक, आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, या आई गो टू दिल्ली टुमारो, यानी इन तीनों से सेंटेंस से हम इस चीज को लिख सकते हैं। यानी फ्यूचर प्लान्ड एक्शन को तीन चीजों में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और फ्यूचर में भी आपको फ्यूचर टेंस भी इसका बना सकते हैं। जैसे आपने शादी का कार्ड देखा होगा, शादी का कार्ड, जैसे मान लीजिए सौरभ और
स्तुति की शादी हो रही है, ठीक है। तो उनका जब कार्ड छपता है तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ये क्या है, सौरभ और स्तुति की शादी, ये क्या है, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है। यानी इनके मम्मी पापा ने मिल के डिसाइड किया है कि सौरभ और स्तुति की शादी होगी, ठीक है। किसके साथ होगी, सौरभ की शादी स्तुति के साथ होगी। ये क्या है, फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, अभी हुई नहीं है, आगे होगी। एक डेट डिसाइड होगा कि मान लीजिए कि 10 फेब को सौरभ 10 फेब 2023 को सौरभ क्या हो गए, केबीएस की जॉब में सेलेक्ट हो गए और इनकी शादी स्तुति नामक लड़की से हो रही है और ये शादी 10 फरवरी 2023 में प्रस्तावित है। ठीक है, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है। तो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन भी किसके साथ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होता है, इसीलिए वेड के साथ एस लगता है। ठीक है, हमेशा आप कोई भी कार्ड देखिएगा यहाँ पे वेड के साथ एस लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन भी किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी टेंस में होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सौरभ वेड्स स्तुति होता है, यहाँ पे वेड नहीं लिखा। अगर सिर्फ वेड लिख जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एस लगाया गया है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन भी किस में होता है, इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो अब चीजें आप समझ में आ गए हैं। जैसे मैं कहूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, ये सब क्या है, ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ओपन द डोर, ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, इंपरेटिव सेंटेंस भी किस में होता है, तो आपका इंडेफिनिट टेंस में होता है। उसी तरीके से जो लाइव कमेंट्री होती है, जैसे क्रिकेट विकेट देखते हैं ना, उसकी लाइव कमेंट्री जो होती है वो भी किस में होता है, वो भी इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। लाइव कमेंट्री, न्यूज की हेडलाइन, ये सभी क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे कि विराट कोहली कैच द बॉल एंड थ्रो इट्स द स्टंप, ठीक, यानी विराट कोहली ने कैच को पकड़ा और स्टंप की ओर थ्रो कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये भी हम इसको भी हम कैसे, किस सेंटेंस में लिखते हैं, तो लाइव कमेंट्री को भी हम इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे गड़बड़ क्या है, यहां पे देखिए कैच के साथ इन्होंने यस नहीं लगाया। भाई जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस भी तो लगेगा। तो यहां पे कैच के साथ क्या लगेगा, एस लग जाएगा, यानी यहां पे कैचेज हो जाएगा। यानी विराट कोहली कैचेज द बॉल एंड थ्रोज इट द स्टंप्स। ठीक, तो यहां पे कैचेज हो जाएगा। यहीं पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आपको देखना है। तो इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या यस लगेगा, तो यहां पे एस लग जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है, सचिन तेंदुलकर ड्राइव द बॉल वेरी हार्ड, ड्राइव द बॉल वेरी हार्ड, यानी सचिन तेंदुलकर ने बॉल को बहुत हार्डली ड्राइव किया है, यानी बहुत तेज ड्राइव किया है। तो इसका ये भी क्या हो गया, ये लाइव कमेंट्री वाली चीजें हैं। तो लाइव कमेंट्री, किसी भी प्रोग्राम की लाइव जो कमेंट्री होती है वो इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, इसीलिए ड्राइव के साथ एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। उसी तरीके से न्यूज़पेपर की डील, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, जैसे कि पीएम मोदी साइन द न्यूक्लियर डील, यानी पीएम मोदी ने न्यूक्लियर डील को साइन किया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एस क्यों लगा है, क्यों, क्योंकि इसलिए लगा है क्योंकि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होता है वह किसका होता है दोस्तों, तो वह इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, इसीलिए यहां पे एस लगा। अगर यहां पे एस ना लगा होता, एस ना लगा होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। और आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा ना, तो हो सकता है यहां पे एस ना लगा दे और पूछेगा कि इसमें कोई एरर है, जैसे ये कर देगा ए, ये कर देगा बी, ये कर देगा सी और यहां पे लिख देगा नो एरर। यहां पे आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे दे देगा नो एरर, ठीक, एरर, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका बताइए इसमें क्या एरर है या नहीं है, तो आप बताएंगे। अगर इसमें यस नहीं लगा होता तो बताते आप एरर है, एस लगा है तो आप कहेंगे नो एरर। ठीक है, क्या है ये, नो एरर, यानी कि डी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करना है। अगर यहां पे एस ना लगा होता तो हम क्या करते हैं, यहां पे एरर दिखाते हैं, यानी कि बी में एरर है, यहां पे एस लगा हुआ है तो हमें कोई एरर नहीं दिखा, यानी पे हम यहां पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे एस क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वह किस में होता है, इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, इसीलिए इसमें लगा है। और देखिए यहां पे क्या है, पीएम मोदी साइंड द न्यूक्लियर डील, तो यहां पे अब क्या लगा, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। तो क्या ये गलत है, नहीं दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही था, यानी कि ये भी सही था, पीएम मोदी साइंस द न्यूक्लियर डील और पीएम मोदी साइंड द न्यूक्लियर डील, ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमें तो ये तो पता है कि जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वह क्या होता है,
वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। लेकिन ये काम कब हुआ? ये काम जैसे न्यूज़पेपर जो छपता है वो काम अगर कल का हुआ है तो आज के न्यूज़पेपर में वो चीज़ें आएंगी, यानी कल का जो न्यूज़ होता है वो आज आपका आता है, तो भले ही आपका न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन यहाँ पे साइंड भी गलत नहीं है, ये भी सही है। उसी तरीके से हमारा अगला है इंडिया थ्रेस पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप, यानी इंडिया ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हराया है। तो देखिए अब क्या है, इंडिया जो है ये क्या होगा, अब ये क्या है, लाइव कमेंट्री है, ये लाइव कमेंट्री का सेंटेंस है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहां पे क्या एस लगेगा, एस या यस? तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में कितने खिलाड़ी होते हैं, इंडिया टीम में 11 खिलाड़ी, और यहां पे जो इंडिया जो शब्द है यह प्लूरल को डिनोट कर रहा है, और प्लूरल को डिनोट कर रहा है तो यहां पे एस नहीं लगेगा, इसलिए एस नहीं लगा है, इसलिए यह सेंटेंस पूर्णतः सही है। उसी तरीके से हमारा अगला है अकबर ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक द एनिमी। अकबर अपनी तलवार निकालता है और अपने दुश्मन पर हमला करता है। ये क्या है, ये एक विविध नैरेटिव है जो पास्ट में घटनाएं हो चुकी हैं। अब विविध नैरेटिव का मतलब क्या होता है, जो पास्ट में घटित घटनाएं हैं उसको हम क्या करते हैं, लाइव कमेंट्री करते हैं। यानी अकबर तो अभी जिंदा नहीं है, लेकिन अगर उनकी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो क्या होगा, जैसे नाटक वाटक की प्रस्तुति क्या होता है, नाटक वाटक आप देखते हैं ना, तो नाटक क्या, जैसे रामायण चल रहा है, कहीं आपको भगवत गीता चल रहा है, तो क्या है, पिछले चीजों को वर्तमान में उसको क्या किया जा रहा है, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। यही होता है विविध नैरेटिव। तो विविध नैरेटिव यानी कि पास्ट की घटनाओं को प्रेजेंट में अगर उसका प्रदर्शन ही कर रहा है आदमी कोई, तो क्या होता है, विविध नैरेटिव। और ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये भी सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि ड्रॉज है। अगर यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ होता तब गड़बड़ी होता, यहाँ पे एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। ठीक, हमारा अगला है हर ब्लैक हेयर। बार बार मैं चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हर ब्लैक हेयर एड ब्यूटी टू हर लुक्स, यानी उसके जो काले बाल हैं, उसके काले बाल हैं, उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। तो क्या उसके काले बाल सिर्फ एक बार सुंदरता में चार लगा? नहीं, बार बार लगाते हैं। भाई उसका काला बाल ऐसा तो है नहीं कि आज काला है कल आपका हरा या सफेद हो जाएगा, नहीं। उसके काले बाल जो हैं उसकी सुंदरता में चार चांद बार बार लगाते हैं, और बार बार यानी कि रिपीटेड एक्शन है, और रिपीटेड एक्शन के लिए क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इसलिए हर ब्लैक हेयर एड यहां पे क्या है, ऐड है। लेकिन हमने अभी बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा, तो यहां पे एड्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एड्स। ठीक, तो हर ब्लैक हेयर्स क्या हो जाएगा, हर ब्लैक हेयर क्या है, हेयर है, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो हर ब्लैक हेयर एड्स ब्यूटी टू हर लुक, यानी कि टू हर लुक। अब इसमें एस लग गया तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। एस नहीं लगा होता, अगर हम एस नहीं लगाते तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये इंडेफिनिट टेंस है। उसी तरीके से हमारा अगला है द लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न। यहां पे वार्न हो गया, वार्म नहीं है, वार्न होगा। ठीक है, एक मिनट, वार्न देखिए क्या हो जाएगा, द लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न द विजिटर टू बी अवेयर ऑफ वियर। यानी कहने का मतलब यह कि जो एंट्रेंस के सामने जो बड़े आकार का साइन लगा है, वह विजिटर को यह कह रहा है कि आप भालू से सावधान रहें। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर किसी को ये क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंडेफिनिट में होगा। तो इसमें गड़बड़ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो यहां पे दिया है सब्जेक्ट है द लार्ज साइन। द लार्ज साइन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यहां पे क्या होगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, यानी एक ही साइन लगा हुआ है, तो यहां पे वन की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉन्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एस लग जाएगा। ठीक, विजिटर टू द लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न द विजिटर टू बी अवेयर ऑफ बियर्स। तो यहां पे बियर्स हो जाएगा, यानी कि भालू। इस चीज को हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा बिल्कुल भी सही सेंटेंस है, यहाँ पे सिर्फ हमें एस लगाने की जरूरत थी। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का ट्रिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने की ट्रिक क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, ऑफन, सेल्डम, स्कार्सली ऐसे शब्द आते हैं, या रेगुलरली एक्शन को डिनोट करे, इरेगुलर एक्शन को डिनोट करे, हैबिचुअल एक्शन जहां पे दिखाए, डेली रूटीन का जहां पे एक्शन आए, रिपीटेड एक्शन जहां पे आए, जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, जहां पे परमानेंट फैक्ट की बात हो, जहां पे रेगुलर फैक्ट की बात हो, और जहां पे इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, जहां पे न्यूज़पेपर का हेडलाइंस आएगा, लाइव कमेंट्री होता है, और विविध नैरेटिव वाले सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे, यानी अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ऐसे ही हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पहचानने का ट्रिक देखेंगे। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कल के वीडियो में हम लोग कमेंट को क्या करेंगे, डाउट को ले लेंगे।